गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कड़ी में आज एक नेक्स्ट टॉपिक है। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट को हम लोगों ने पढ़ा था। आर्टिकल की डिवाइडेशन की बात करें, आर्टिकल 1 से 4 तक के बारे में, आर्टिकल 1 से 4 के मध्य के जो उसके कैंडिडेट्स उनके बारे में चर्चा हुई थी। ठीक उसी क्रम में आज हम लोग पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं। आज चर्चा करते हैं दोस्तों आपसे पार्ट सेकंड के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में क्या है, क्या उल्लेख इनके बारे में, कैसे क्या कंटेंट्स की सबकी चर्चा करते हैं। आइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिया गया दोस्तों, आपको मालूम होगा सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता। आप लोगों ने सुना होगा जब असम में अवैध शरणार्थी आकर के बस गए थे, उस समय सिटीजनशिप की चर्चा हुई। तो उसी दौरान क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि इंडियन सिटीजनशिप यानी नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है दोस्तों। तो ये राइट आंसर होगा आपका, पार्ट 2 में सिटीजनशिप का उल्लेख दिया गया। अब सिटीजनशिप का उल्लेख तो दिया गया, बात ये करेंगे कि इनके डिवाइडेशन की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 यानी सिटीजनशिप का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 5 to 11 के मध्य जो है, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, उसके डिवाइडेशन की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4। लेकिन अगर हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो आपको मालूम होगा इसके डिवाइडेशन की दोस्तों बात करेंगे, आर्टिकल 5 to 11 अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में उल्लेख है। अब ये चर्चा करेंगे सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप आपको मालूम है सिंगल और डबल। सिंगल अगर आपसे लिख करके पूछेगा इन केस कि भारतीय नागरिकता या भारत कैसी नागरिकता वाला देश है, तो दोस्तों भारत सिंगल सिटीजनशिप वाला देश है। अर्थात अगर आपसे पूछे इकहरी नागरिकता ये कहाँ है, तो इकहरी नागरिकता वाला दोस्तों इंडिया है। बट इंडिया में एक स्टेट ऐसा था जम्मू एंड कश्मीर, जहां डबल सिटीजनशिप हुआ करती थी, बट अब नहीं है। डबल सिटीजनशिप का मतलब दोस्तों ये होता है कि सेंट्रल की सिटीजनशिप अलग हो और स्टेट की अलग हो। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग डबल सिटीजनशिप की बात करेंगे तो ये उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, आदि ऐसे अदर कंट्रीज में यहाँ क्या है, यहाँ डबल सिटीजनशिप है अर्थात स्टेट की अलग है और सेंट्रल की दोस्तों क्या अलग है। लेकिन इंडिया में सेंट्रल और स्टेट दोनों की एक है, इसीलिए भारत दोस्तों कैसा है, इकहरी नागरिकता वाला देश है। अब ये आपको जानना चाहिए, अगर सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में है तो ये देन कहाँ की है दोस्तों। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिंगल सिटीजनशिप का उल्लेख ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। अगर इन केस ऑप्शन में ब्रिटेन ना हो तो आप क्या चुनेंगे, इंग्लैंड चुनेंगे। क्या चुनेंगे, इंग्लैंड। यानी सिंगल सिटीजनशिप कहां की देन है दोस्तों, ब्रिटेन। इनकेस अगर मान लीजिए ब्रिटेन ऑप्शन में तो क्या चुनेंगे, इंग्लैंड। अब नेक्स्ट चर्चा हम लोग ये करेंगे कि इंडियन सिटीजनशिप जो एक्ट है आपका, भारतीय नागरिकता अधिनियम, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कब का है, तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट दोस्तों ये 1955 का है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अस्पृश्यता अपराध उन्मूलन अधिनियम जो है वो भी 1955 का है। अब जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हैं, इनके सेक्शन 3 से यानी 3 to 7 की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 3 to 7 के मध्य जो है, इस सेक्शंस के मध्य भारतीय नागरिकता अर्जन करने के अन्य तरीके हैं। भारतीय नागरिकता अर्जन की अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि भारतीय यानी इंडियन सिटीजनशिप कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आपको मालूम है इंडियन सिटीजनशिप की दोस्तों बात करें तो जन्म के साथ साथ वंश से, और देशीकरण का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति इंडिया के परिक्षेत्र में दीर्घावधि से निवास कर रहा हो, ऐसे लोगों को ऐसे लोग इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत धारा 3 से 7 के अंतर्गत इन्हें जो है नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र का भारत का भूभाग बनने पर, यानी यदि कोई अदर क्राइटेरिया हो, अगर इंडिया की क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर वो भारत के क्षेत्र का भूभाग अगर बन रहा है तो वहां के लोगों को भी नागरिकता प्रदान करने के हैं। नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान का उल्लेख ये आपको इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अब सिटीजनशिप की अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि सिटीजनशिप परित्याग कैसे करेंगे, तो ये इंडियन सिटीजनशिप के एक्ट के तहत सेक्शन 8, 9, 10 अर्थात ये जो सेक्शन 8, 9, 10 के अंदर उल्लेख है, इसमें यह है कि नागरिकता कैसे परित्याग की सकती है और नागरिकता को जो है कैसे समाप्त किया जा सकता है। या तो जिस व्यक्ति को सिटीजनशिप मिली है खुद ही वो परित्याग कर दे। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों ये बनेगी कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी किसी अदर देश की अगर आप सिटीजनशिप ग्रहण करते हैं तो पिछली यानी पहले वाली जो दोस्तों सिटीजनशिप होगी वो पुनः क्या होगी, समाप्त हो जाएगी।
अर्थात किसी अदर कंट्रीज की सिटीजनशिप ग्रहण करने पर अदर की क्या होगी, यानी पिछली वाली क्या होगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाना, अगर इंडियन गवर्नमेंट्स ने आपको सिटीजनशिप से अगर वंचित किया गया है तो इस माध्यम से भी आपको मालूम होना चाहिए कि सिटीजनशिप का परित्याग भी किया सकता है। तो इन सब तरीकों से इंडियन सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, उसे परित्याग करने का कॉन्सेप्ट, उसे अर्जन करने का तरीके या इनका जो उल्लेख मिलेगा दोस्तों, वो इंडियन सिटीजनशिप के एक्ट 1955 के तहत मिलेगा, जो कि जिनके बारे में हमने आप लोगों को बताया। अब नेक्स्ट चर्चा ये करेंगे आप लोगों से कि कुछ भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत कुछ आपने देखा होगा कुछ आर्टिकल्स जिनके राइट्स केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ दोस्तों वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, बट शत्रु देश को छोड़ करके। आइए उनकी चर्चा करते हैं। इनमें अगर हम लोग चर्चा करें तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि सिटीजनशिप एक्ट के साथ साथ इसमें देखेंगे भारतीय नागरिकों को कौन से फंडामेंटल राइट प्रदान है। तो भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 15 में दिया गया, आप लोगों को मालूम होगा, आर्टिकल 15 में 5 बातें दी गई हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार 16 में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, आर्टिकल 19 में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए है कि अल्पसंख्यक वर्गों के समुदाय अपने हितों के संरक्षण, अपने कल्चर वगैरह को मेंटेन रखें, ये आर्टिकल 29 में है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आर्टिकल 30 में क्या दिया गया है कि माइनॉरिटीज कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर उनका प्रशासन करने का अधिकार। तो ये सब जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये केवल दोस्तों किसको प्रदान है, भारतीय नागरिकों को। इनके से एक चर्चा और होती है, अगर आपसे लिख के पूछा जाए कि जो इंडिया में निर्वाचन का जो सिस्टम है वो निर्वाचन लोकसभा और विधानसभा में देखा जाए तो वो भारतीय नागरिकों को ही निर्वाचन के अधिकार दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये चीजें इंडियन सिटीजनशिप वाले यानी अर्थात भारतीय नागरिकों को। अब एक चीज और आपको जानना जरूरी है कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 के साथ 24, नेक्स्ट है आपका 25, नेक्स्ट 26, नेक्स्ट 27 और नेक्स्ट 28। ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त है भारतीयों के साथ साथ, बट इसमें यह है कि केवल शत्रु दोष को छोड़ करके। अर्थात अगर हम लोग आर्टिकल 14 की बात करें तो दोस्तों इसमें दिया गया रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, जो कि ब्रिटेन से ऑब्जर्व किया गया है, वो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी है। आर्टिकल 20 में अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण है। अर्थात आर्टिकल 21 में क्या है, प्रोविजन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लेख है। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 21A में है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। उसी प्रकार आर्टिकल 24 की अगर हम लोग बात करेंगे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उचित बाल्यावस्था की देखरेख और उन्हें शिक्षा की जो है उचित बाल्यावस्था की 24 आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कारखानों आदि स्थान यानी खतरनाक ऐसे प्लेसेस पे इनका नियोजन नहीं किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 25 की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों इसमें दिया गया है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता, बट लोकहित को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सदाचार बिना किसी को क्षति पहुंचाए हुए। आर्टिकल 26 की बात करेंगे हम लोग, 26, 27, 28 ये सब के सब आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट है। ये जब हम लोग अंतःकरण की स्वतंत्रता पढ़ते हैं अर्थात धर्म से, तो धर्म के डिवाइडेशन की दोस्तों बात करेंगे तो आर्टिकल 25 से 28। ये चर्चाएं हम लोगों की सिटीजनशिप थी। इसी दौरान की बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी जी की अगर बात की जाए कि गांधी जी के आगमन की, कि गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे, तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। 1915 में अर्थात दोस्तों 9 जनवरी 1915 जी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। अर्थात गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटने के उपलक्ष्य में इसमें जो है भारतीय प्रवासी दिवस का समागम होता, भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन होता है। और ये प्रवासी दिवस मनाए जाने के कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग दोस्तों बात करें
तो एक थे, आपने नाम सुना होगा, एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी जी थे और इन्हीं की रिपोर्ट की बिहाफ पर, इन्हीं की अनुशंसा की बिहाफ पर प्रवासी दिवस का भारत में आयोजन शुरू हुआ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल पार्ट 2 की चर्चा हुई और नेक्स्ट कल हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो अपडेट होती रहे।